दोस्तों, प्रेमी और प्रेमिका दोनों पूरे 1 साल से खुशी खुशी शारीरिक संबंध बनाते आ रहे थे, लेकिन इन दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता था। दोस्तों, प्रेमी को हमेशा की तरह अपने प्रेमिका के साथ वह सब काम करने की जो आदत पड़ गया था, अब उसी आदत की वजह से प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ वह सब काम करने के लिए एक दिन शक्तिवर्धक गोलियां खाकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार प्रेमिका को अपने प्रेमी के बारे में एक ऐसा सुराग पता चल जाता है जिस वजह से वह अपने प्रेमी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगती है और अब वह इसी वजह से वह अपने प्रेमी को अपने साथ वह सारा काम करने नहीं देने लगती है। लेकिन दोस्तों, प्रेमी ने जो शक्तिवर्धक गोलियां खा लिया था, जिस वजह से वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। फिर दोस्तों, वह अपनी प्रेमिका के साथ जबरदस्ती कई घंटों तक वह सारा काम करके उनके साथ ऐसा कदम उठाते हैं जिस वजह से दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, आखिर प्रेमी ने ऐसा कौन सा कदम अपनी प्रेमिका के साथ उठा लेते हैं जिस वजह से दोनों की जिंदगी तबाह हो जाता है, उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर की है। दरअसल कानपुर शहर के एक TVC रेस्टोरेंट में ममता नाम की लड़की अपनी बड़ी बहन सरिता के साथ काम करती थी। दोस्तों, इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि उस शख्स का ओरिजिनल नाम लेकर हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इस सच्ची घटना के बारे में सही जानकारी देना है। दोस्तों, यह दोनों बहन दिन भर रेस्टोरेंट में काम करके रात को अपने रूम चली जाती थी और रात को खाना खा पीकर जो भी समय मिलती थी उसी समय में दोनों बहन आपस में बैठकर पढ़ाई करती थी, क्योंकि इन दोनों बहन के घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है और इसी की वजह से उन्हें मजबूरन रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है। घर में माँ और एक छोटा भाई के अलावा और इनका कोई नहीं रहता था। दोस्तों, पिताजी के गुजरने के बाद ममता और सरिता इन्हीं दोनों बहन के ऊपर घर का पूरा जिम्मेदारी आ जाती है और घर की मजबूरी को देखते हुए दोनों बहन ने फैसला लिया कि हम लोग अब बाहर पैसे कमाने के लिए जाएंगे और वह अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर दोनों बहन घर से बाहर पैसे कमाने के मकसद से निकल जाती है। दोस्तों, अब यह दोनों बहन अपने कानपुर शहर पहुंचकर छोटे छोटे दुकानों में काम खोजने लगती है, जहां पर सबसे पहले तो यह एक कपड़े की दुकान में चली जाती है और कपड़े दुकान की मालिक से रिक्वेस्ट करने लगती कि साहब, हम दोनों बहन को थोड़ा पूरा कुछ काम चाहिए, आपके पास काम मिलेगा क्या? हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और हमारे घर में 1 रुपया तक नहीं है, तो साहब अगर हो सके तो आप हम दोनों बहन को किसी काम पर रख ले। दोस्तों, इतना कहते कहते सरिता की आंखों से आंसू निकल आती है। अब सरिता की आंखों से आंसू निकलते देखकर कपड़े दुकान की मालिक ने उन्हें अपने दुकान के अंदर बुला लेती है और उन दोनों के घर के बारे में पूरा स्थिति पूछने लगती है, जिसमें सरिता अपने घर की सारी स्थिति के बारे में सब कुछ सही सही कपड़े दुकान के मालिक को बता देती है। दोस्तों, सरिता यह भी कहती कि साहब, ये हमारी छोटी बहन ममता है और हमारा एक छोटा भाई अपनी माँ के साथ घर पर है। हम लोग अपने परिवार में सिर्फ 4 ही सदस्य हैं। दोस्तों, सरिता की आर्थिक स्थिति के बारे में सुनकर कपड़े दुकान की मालिक को काफ़ी ज़्यादा उन दोनों बहन के ऊपर दया आ जाता है और वह कहता कि हमारे पास तो वैसा कोई खाली जगह नहीं है, लेकिन हाँ, एक जगह है जहाँ पर हम तुम दोनों को काम पर लगवा सकते हैं। वो मेरा ही दोस्त का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जगह खाली है। अगर आप लोग रेस्टोरेंट में काम करना चाहो तो हम तुम दोनों को वहाँ पर काम लगवा सकते हैं। दोस्तों, सरिता कहती कि साहब, हम रेस्टोरेंट में भी काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब कपड़े दुकान की मालिक उन दोनों बहन को अपने ही शहर के TVC रेस्टोरेंट में ले जाती है। दोस्तों, यह रेस्टोरेंट कपड़े दुकान की मालिक का दोस्त ही होता है, जहां पर कपड़े दुकान की मालिक अपने दोस्त को अच्छे से समझा देते हैं कि इन दोनों बहन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तुम इन दोनों को अपने काम पर रख लो। दोस्तों,
उन दोनों दोस्त के बीच इतना गहरा दोस्ती रहा था कि वह एक दूसरे की बातें कभी नहीं टालता था। अब दोस्त के कहने पर उन दोनों बहन को टीबीसी रेस्टोरेंट के मालिक अपने काम पर रख लेता है, जहां पर सरिता और ममता दोनों बहन सुबह के 10 बजे रेस्टोरेंट में आ जाती थी और फिर दिन भर काम करने के बाद रात को 8 बजे तक अपने रूम चली जाती थी। उसके बाद दोनों बहन मिलकर रात को खाना बनाती थी और खाना बनाकर खा पीकर उसके बाद जो 2 घंटा समय मिलता था उसी समय में दोनों बहन एक साथ बैठकर पढ़ाई करती थी। दोस्तों, पूरे 2 महीना रेस्टोरेंट में काम करने के बाद उन दोनों के पास अच्छी खासी महीना की तनख्वाह जमा हो जाती है। इसके बाद सरिता की छोटी बहन ममता एक अच्छा सा मोबाइल लेने की जिद करने लगती है अपनी बड़ी बहन से। अब सरिता बड़ी बहन होने के नाते वह अपनी छोटी बहन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी मनपसंद मोबाइल खरीद कर ला देती है। दोस्तों, मोबाइल लाने के बाद ममता पढ़ाई पर उतना ज़्यादा समय नहीं देती थी और वह फ्री के समय में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके रील्स वीडियो और छोटे छोटे वीडियो को देखा करती थी, जिसमें ममता की बड़ी बहन उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांटती रहती थी कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा मोबाइल पर ध्यान नहीं दो वरना हम तुम्हारा मोबाइल को छीन लेंगे। लेकिन दोस्तों, ममता अपनी बड़ी बहन की बातें नहीं सुनती थी और वह लगातार इंस्टाग्राम चलाने में इतना बिजी हो जाती कि रात के लगभग 11 से 12 बजे तक चलाती रहती थी। तभी उसे एक दिन संजय नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से ममता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज आता है। अब ममता उस मैसेज की रिप्लाई भी दे देती है। दोस्तों, अब संजय और ममता के बीच धीरे धीरे बातें होना शुरू हो जाती है, जिसमें संजय अपने बारे में सब कुछ ममता को बता देता है और ममता भी अपने बारे में सब कुछ संजय को बता देती है। अब इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। दोस्तों, अब संजय और ममता के बीच रोजाना इंस्टाग्राम से बातें होना शुरू हो चुका था और पूरे 1 सप्ताह तक लगातार बातें होने के बाद ममता उन्हें अपने पास अपने रेस्टोरेंट में बुला लेती है कि मैं इसी रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, तो तुम भी यहीं पर आ जाओ। दोस्तों, संजय फतेहपुर का रहने वाला होता है। अब ममता के कहने पर संजय फतेहपुर से सीधे ममता के पास चले आते हैं और फिर ममता के साथ इसी रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। दोस्तों, अब दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे इतना नजदीक आ जाते हैं कि इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब प्यार में बदलते ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आकर दोनों एक दूसरे की बाहों में घुल मिल जाते हैं और दोनों जी भर के एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ममता अपनी बहन से छुप छुप कर संजय से मिला करती थी। ममता की बहन को इन दोनों के बारे में जरा सा भी कोई भनक नहीं लगती थी। दोस्तों, पूरे 6 महीना तक संजय ममता के पास ममता के ही रेस्टोरेंट में काम करते हैं। उसके बाद वह उस रेस्टोरेंट को छोड़ देते हैं और वह बगल के ही रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं, जिससे कि ममता और संजय के बीच उतना ज़्यादा बातें नहीं हो पाता था। तो ममता संजय के बिना बेचैन रहा करती थी क्योंकि उन्हें संजय से काफ़ी ज़्यादा बेइंतहा प्यार जो हो गई थी। दोस्तों, अब ममता किसी तरह संजय से एक बार फ़ोन पर बातें करती है और कहती कि हमें आपके बिना मन नहीं लगती है। तो संजय कहता कि तुम ऐसा करो, तुम वहाँ काम छोड़ दो और तुम मेरे ही पास मेरे ही रेस्टोरेंट में आ जाओ, फिर हम दोनों यहीं पर एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, अब ममता अपनी बहन को उसी रेस्टोरेंट में छोड़कर वह संजय के पास चली जाती है और संजय के पास ही काम करने लगती है। दोस्तों, अब इन दोनों के बीच और ज़्यादा गहरा संबंध हो जाता है, जिससे कि वह दोनों रोजाना एक दूसरे के साथ वह सब काम करने लगे थे और इसके बारे में ममता की बड़ी बहन सरिता को भी अब पता चल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब वह अपनी बहन को उनसे बातें करने से मना भी करती थी, लेकिन ममता को संजय से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। अब संजय और ममता दोनों रात को भी एक ही कमरे में खुशी खुशी रहने लगे थे। अब 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार रात लगभग 8 बज चुके थे। संजय और ममता दोनों काम करके अपने रूम भी आ गए थे, जिसमें संजय नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं और ममता अपने बेड पर सोकर आराम करने लगी थी। तभी संजय का मोबाइल बेड पर ही देखकर वह उनका मोबाइल को उठाकर चलाने लगते हैं। दोस्तों, संजय किसी दूसरी लड़की से भी बातें करते थे, लेकिन उसके बारे में ममता को पता नहीं रहती और इस बार वह
उस लड़की से की हुई बातें व्हाट्सएप चैटिंग से डिलीट करना भूल चुके थे। अब संजय का मोबाइल का व्हाट्सएप जैसे ही ममता ओपन करते हैं, सबसे पहले नंबर पर संजय नाम का एक व्हाट्सएप नंबर मिलता है। अब ममता सोचने लगती कि आखिर संजय खुद के नाम पर किसका नंबर सेव करके रखे हैं। जरा देखें तो दोस्तों, अब ममता उस व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करके सारा चैटिंग पढ़ने लगती है, जिसमें ममता को समझ में आ जाती कि यह किसी रिया नाम की लड़की से बातें करते हैं। दोस्तों, अब उसी समय से ममता संजय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह उनसे नफरत करने लगती है। लेकिन संजय ममता को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह समझने के बजाय वह उनसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगती थी। दोस्तों, अब इसी तरह दोनों सुबह के काम करने जाते थे और रात 8 बजे तक वापस अपने रूम पर आ जाया करते थे। लेकिन उन दोनों के बीच उतना अच्छे से जिस तरह से पहले बातें होती थी उस तरह से बातें नहीं होती थी, और साथ में दोनों एक दूसरे से पूरे 1 महीना तक इसी तरह बिना शारीरिक संबंध बनाए रह जाते हैं। लेकिन संजय को वह सब काम करने की काफ़ी ज़्यादा मन करता था, लेकिन ममता से बातें नहीं होने की वजह से वह उन्हें वह सब काम करने के लिए बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों, अब संजय को वह सब किए बिना रहा नहीं जा रहा था। फिर वह अपने रेस्टोरेंट के बगल के एक मेडिकल हॉल पर जाते हैं और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर रास्ते में ही आते समय खा लेते हैं, और वह थोड़ा गुस्से में ही इस बार रहता है कि आज जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वह सब काम जरूर करके रहेंगे। दोस्तों, अब संजय रूम आते ही उन्हें वह गोली का असर होने लगा था। अब वह ममता के साथ वह सब काम करने के लिए उन्हें कहने लगते हैं, लेकिन ममता इसके लिए राजी नहीं होती, बल्कि वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करने लगती थी। लेकिन दोस्तों, संजय के द्वारा काफ़ी मनाने के बावजूद भी ममता नहीं मानती, तो अंत में संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह ज़बरदस्ती ममता के साथ वह सब काम करने लगते हैं। अब ममता के साथ वह सब काम कई घंटों तक ज़बरदस्ती करने से ममता बेहोश हो जाती है। अब इसी बेहोशी पर संजय ममता की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर ममता की शव को सूटकेस में बंद करके सूटकेस को लेकर रूम से निकल जाते हैं और पूरे 100 किलोमीटर दूर यमुना नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। दोस्तों, अब उसके 2 दिन बाद ममता की बड़ी बहन सरिता अपनी छोटी बहन ममता के पास फ़ोन करने लगती है, लेकिन उनका फ़ोन संजय रखता है और वह संजय उठाता है, जिसमें संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। और अब इसी गुस्से पर ममता की बहन को बोल देते कि ममता मेरे पास नहीं है, इतना कहकर वह फ़ोन काट देते हैं। दोस्तों, अब सरिता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब वह अपने कानपुर शहर में ही अपनी बहन की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, जिसमें वह यह भी कहती कि हमारी बहन को संजय नाम के एक लड़के ने अपने जाल में फंसाकर रखे थे। दोस्तों, अब पुलिस संजय के मोबाइल नंबर और ममता की मोबाइल नंबर दोनों की लोकेशन को ट्रैक करने लगते हैं, जिसमें संजय कानपुर शहर छोड़कर मुंबई शहर भाग चुके थे और पूरे 2 महीनों से पुलिस को चकमे में डाल रहे थे। कभी मुंबई से गुजरात चले जाते, तो कभी गुजरात से हैदराबाद, तो कभी हैदराबाद से राजस्थान चले जाते थे। इसी तरह भाग भाग कर पूरा 2 महीना तक समय बिता देते हैं। लेकिन अंत में 21 सितंबर 2025 को संजय को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करने के बाद वह अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ, मैंने ही ममता की हत्या की थी और उसकी शव को सूटकेस में बंद करके 100 किलोमीटर दूर यमुना नदी में फेंक दिए थे। दोस्तों, अब संजय को पुलिस जेल में बंद कर दिए हैं और लाश को खोजने के लिए पुलिस अभी भी जुटी हुई है। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।